राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी बायोलॉजी की दूसरी क्लास होगी और आज की क्लास आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, हर वनडे एग्जाम में आज की क्लास से क्वेश्चन आता ही आता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास है और बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। शायद आज से पहले आपको ये कहीं भी समझ ना आई हो, लेकिन आज हर चीज आपकी क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगी। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत हमारा पूरा हो गया है। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे कल से। ठीक है, तो बायोलॉजी देखते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास हम पढ़ेंगे, हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं जो कि डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। वायरस, वायरस विषाणु। ठीक, विषाणु, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे किसी भी एग्जाम में आएगा वो ये है कि वायरस की खोज करी किसने थी, मतलब विषाणु की खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे इवानोवस्की। इवानोवस्की, इन्होंने किसकी खोज की? विषाणु की खोज। विषाणु की खोज किसने करी? विषाणु की खोज इवानोवस्की ने करी थी। विषाणु की खोज कैसे करी? तंबाकू का पौधा तो होता ही है, तंबाकू। तंबाकू के पौधे में एक रोग हुआ, कौन सा? मोजैक रोग। मोजैक रोग, तंबाकू के पौधे में एक मोजैक नाम का रोग हुआ। उस रोग को इन्होंने पहचाना इवानोवस्की ने, और इन्होंने कहा कि ये जो रोग हुआ है ये विषाणु की वजह से हुआ है, विषाणु की वजह से। इस तरीके से हमारी विषाणु की खोज हो गई। पेपरों में डायरेक्ट आता है कि तंबाकू के मोजैक रोग का कारण है विषाणु। ठीक, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। तंबाकू के पौधे में एक रोग हुआ, मोजैक नाम का रोग हुआ। इन्होंने पहचाना कि ये जो रोग हुआ है ये विषाणु से हुआ है और इस तरीके से विषाणु की खोज हो गई। किसने करी विषाणु की खोज? इवानोवस्की ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दो क्वेश्चन आपके यहां से बने, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब विषाणु की खोज हो गई। अब जो आगे पूछा जा सकता है पेपरों में वो ये पूछा जाता है कि विषाणु जो होता है इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो जो हमारा वायरस है, वायरस इंग्लिश में इसे वायरस बोलते हैं, विषाणु, इसमें कोई कोशिका नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि जो वायरस है वो अकोशिकीय है, अकोशिकीय ऐसे लिखा आएगा, अकोशिकीय। वायरस जो है वो अकोशिकीय है, मतलब वायरस में कोई कोशिका नहीं है। वायरस जिस शरीर में अंदर जाता है या जिस पेड़ में अंदर जाता है या जिस पशु में अंदर जाता है उसी की कोशिकाओं का यूज करता है वायरस। वायरस की अपनी कोई कोशिका नहीं है। कोशिका वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने मानव कोशिका पढ़ी थी, पादप कोशिका के बारे में मैंने बताया था। तो इसी तरीके से वायरस जो है इसमें कोई अपनी कोशिका नहीं होती, जिस शरीर में ये चला जाएगा वहीं की ये कोशिका ले लेगा। तो वायरस को हम बोलते हैं अकोशिकीय है वायरस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि वायरस होता है एक कोशिकीय, दो कोशिकीय, अकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। तो अकोशिकीय मतलब वायरस की अपनी कोई कोशिका नहीं होती। ठीक है, अब वायरस की अपनी कोई कोशिका नहीं है। कोशिका दो प्रकार की थी, प्रायोटिक और यूकेरोटिक। यूकेरोटिक वो थी जिसमें नाभिक पाया जाता था और प्राकेयोटिक वो थी जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता था। ये तो आपने पहले पढ़ ही लिया। अब वायरस में क्या क्या होता है? वायरस में प्रोटीन होता है अपना, वायरस में अपना डीएनए होता है और वायरस में अपना आरएनए भी होता है। वायरस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे आगे जो क्वेश्चन बन रहा है मैं वो बताने वाला हूं। वायरस में अपना प्रोटीन है, ठीक, वायरस में अपना डीएनए है, वायरस में अपना आरएनए भी है। ठीक है, अब कौन कौन से वायरस में क्या क्या है? एक वायरस है हमारा, कौन सा? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस, जिस वायरस में आरएनए मिलेगा उसे बोलते हैं रेट्रो वायरस। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिस वायरस में मिल गया वो वायरस कहलाएगा रेट्रो वायरस। और
कोरोना वायरस में आरएनए ही मिला था। कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस जिससे एड्स होता है, एचआईवी वायरस, इन दोनों वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो साइंस की क्लास एकदम रामबाण तरीके की है। आप इन्हें देख लो, आपकी साइंस रेलवे की छूटेगी नहीं, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। जिस वायरस में आरएनए पाया जाता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। और कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस दोनों ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए मिलता है। कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनमें डीएनए मिलता होगा। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूर। वायरस में अपनी कोई कोशिका नहीं होती। वायरस में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मिलता है। जिस वायरस में आरएनए मिलता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। और कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस दोनों ऐसे वायरस है जिनमें आरएनए पाया जाता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डीएनए भी मिलता होगा। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहला और हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन ये पेपर में आया भी था, वायरस से होने वाले रोग क्या है? वायरस से होने वाले रोग, वर्ल्ड फ्लू। वर्ल्ड फ्लू, वर्ल्ड फ्लू किससे होता है? वायरस या विषाणु। वर्ल्ड फ्लू किससे होता है? पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्न में कौन सा रोग वायरस से होता है? 4 ऑप्शन होंगे, जिस ऑप्शन में वर्ल्ड फ्लू होगा वही आंसर सही हो जाएगा। वर्ल्ड फ्लू होता है वायरस से। पेपर में क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड फ्लू वायरस से होता है, तो हमें पता है कौन सा वायरस है जो वर्ल्ड फ्लू फैलाता है? H5N1 वायरस। वायरस के अपने अपने नाम होते हैं ना, तो H5N1 वायरस है जो बर्ड फ्लू फैलाता है। ठीक, दूसरा रोग जो वायरस से होगा वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये बहुत चला भी था एक टाइम पे। स्वाइन फ्लू ये भी किससे होता है? वायरस से। वायरस या विषाणु। स्वाइन फ्लू किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस है जो स्वाइन फ्लू फैलाता है? H1N1। H1N1 वायरस है जो स्वाइन फ्लू फैलाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे किसी एग्जाम में आया था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्ड फ्लू कौन से वायरस से होता है? H5N1 वायरस से, और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से। ठीक है, सेट लगाओगे कहीं भी RWA एग्जाम्पल पे तो वहां आपको देखने को जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर ढंग से सेट बनाया होगा, जैसे एनटीपीसी की अगर आप तैयारी करोगे तो वहां ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वायरस से और जो कुछ रोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आजकल बहुत फेमस है, मैं नाम लिखूंगा रोग के जो कि वायरस से हो रहे हैं। चेचक, स्मॉल पॉक्स, चेचक, ये भी किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। चेचक सभी को पता है चेचक के बारे में, मुंह पे छेद से हो जाते हैं चेचक में, तो किससे होता है चेचक? वायरस से। दूसरा रोग जो कि इंपॉर्टेंट है और वायरस से हो रहा है चेचक के बाद, पोलियो। पोलियो ये भी वायरस से होता है। पोलियो वायरस से। छोटी माता, छोटी माता वायरस से, इसे बोलते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इंग्लिश में। छोटी माता वायरस से होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस ये भी किससे होता है? वायरस से। पीलिया हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। और कौन सा अंग खराब होता है इसमें? यकृत। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यह हेपेटाइटिस बी या जॉन्डिस जिसे कहते हैं, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। पीलिया और हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर सेटों में डायरेक्ट आ भी रहा होगा। ठीक है,
अब आगे रेबीज किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस है रेबीज के लिए इंपॉर्टेंट? रेहब्डो, रेहब्डो वायरस। रेबीज किससे होता है? रेहब्डो वायरस से। कभी कभी वायरस का नाम भी पूछ लेते हैं, तो रेहब्डो वायरस से होता है आपका रेबीज। ठीक। और रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है, चमगादड़ के काटने से रेबीज हो जाता है, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है, और भैंस, मतलब जो भी हमारे ये पशु हैं, अगर ये काट लेते हैं तो उससे रेबीज हो सकता है। कौन सा वायरस? रेहब्डो वायरस। अगर वो पशु इस वायरस से ग्रसित होगा तभी हमें रेबीज होगा। ये नहीं कि अगर किसी ने हमें काटा और वो इस वायरस से ग्रसित नहीं है तब हमें रेबीज होने के चांसेस नहीं। ये वायरस इनके अंदर होगा, फिर ये हमें काटेंगे तब रेबीज हो जाएगा। ठीक है। बहुत आता है रेबीज का वायरस रेहब्डो। ठीक। अब इसके आगे एक बीमारी तुमने देखी होगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पशुओं में होती है अधिकतर, मुंह पका और खुरपका। मुंह पका और खुरपका किस में होती है? ये पशुओं में होती है। मुंह पका और खुरपका ये वायरस के ही कारण होती है, वायरस के कारण। और इसका अभी तक कोई इलाज है नहीं। मुंह पका खुरपका का अभी नॉर्मल कोई इलाज नहीं है। जैसे कैंसर का नॉर्मल कोई इलाज नहीं है, ऐसे मुंह पका खुरपका का कोई नॉर्मल इलाज अभी है नहीं। तो पशुओं में ये रोग होता है मुंह पका खुरपका वायरस के कारण। और यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मुंह पका और खुरपका पशुओं में होता है वायरस के कारण। ठीक है। डायरिया, डायरिया किसके कारण होता है? रोटा वायरस। डायरिया किसके कारण होता है? रोटा वायरस के कारण डायरिया। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा आंत। आंत प्रभावित होती है डायरिया में। किसके कारण होता है? रोटा वायरस के कारण। अब आगे आपने रोग देखा होगा, कौन सा? खसरा। खसरा, खसरा भी किससे होता है? वायरस से होता है खसरा। और पेपरों में पूछा भी जाता है। माइजल्स, खसरा इंग्लिश में बोलते हैं इसे मीजल्स। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है खसरा। ठीक है। इसके बाद जो हमारे वायरस से और रोग होते हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एड्स। एड्स, इम्यूनो, एड्स की फुल फॉर्म मैं आपको एक बार बता दूं। एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म पेपरों में आ जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एड्स भी वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है एड्स? एचआईवी। एचआईवी वायरस से होता है कौन सा? कौन सी बीमारी? एड्स। क्या कहते हैं इसे? एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से होता है। कौन सा? एड्स। ठीक है। तो ये वो रोग थे जो वायरस से होते हैं। डायरेक्ट एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जब पेपर में पूछा जाता है कि विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायरस से होता है और कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तो ये वो रोग है इंपॉर्टेंट जो कहीं भी एग्जाम में अब आपको दिखाए तो आप डायरेक्ट वायरस लगा देना। चेचक, स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू, पोलियो, छोटी माता, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये भी यकृत जिससे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? रेहब्डो वायरस। मुंह पका खुरपका जो कि पशुओं में होता है, यूपीएसआई में आया हुआ है, वायरस से होता है। डायरिया, पेचिस, रोटा वायरस से होता है, आंतें इसमें खराब होती हैं। खसरा ये वायरस से होता है। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम
जो कि इसकी फुल फॉर्म है एड्स की, तो ये HIV वायरस से होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एड्स के बारे में देखेंगे, कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और किस वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो इस फुल फॉर्म को, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है और हर किसी को पता नहीं होगी ये। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन से वायरस से होता है एड्स? HIV वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, इससे होता है कौन सा? एड्स। अब एड्स होता कैसे है? सबसे पहला, असुरक्षित यौन संबंध। ये वो पॉइंट है जो एड्स के बारे में पेपरों में आते हैं। असुरक्षित यौन संबंध से हमारा एड्स होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें एड्स है, अगर हमारे शरीर में कोई सुई लगाई गई, उससे ब्लड खींचा गया और वही सुई किसी और के शरीर में लगा दी, तो भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। मतलब संक्रमित सुई से अगर हमारे शरीर में कोई सुई लगाई और वही सुई किसी और के शरीर में लगा दी, तो उससे एड्स हो जाएगा। दूसरा एक और जिससे एड्स होता है, जैसे हम किसी को एड्स है और उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए, तो उससे भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। मतलब कोई जिस व्यक्ति को एड्स है, उसका कोई द्रव्य शरीर का किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा, जैसे ब्लड अगर हमारा निकाल के हमें एड्स और किसी दूसरे व्यक्ति के डाल दिया, तो तब भी एड्स हो जाएगा। तो ये चीज है, ये नहीं कि अगर किसी को एड्स है हम उसके पास बैठ गए तो एड्स हो जाएगा, तो उससे एड्स नहीं होता। एड्स कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, ऐसे नहीं फैलती, इन चीजों से ये फैलेगी। ठीक है, अब ये चीज समझनी थी। ये पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, थ्योरी के फॉर्म में ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए मैंने एड्स के बारे में आपको ये चीजें बताई हैं। ठीक है, आपने पेपर सेट अगर ढंग से लगाए होंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर सेट में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। वायरस के बारे में हमें इतना ही देखना था। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु। खोज किसने करी? सबसे पहला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने करी? ल्यूवेनहॉक। एंटेबॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है किसकी खोज? जीवाणु की खोज। ल्यूवेनहॉक ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज 1674 में। अब मैंने जब आपको कोशिका पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक पेड़ की छाल ली थी जिसे कॉर्क कहते थे, और उस छाल को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति दिखाई दी, जिन्होंने उसे कोशिका का नाम दिया। तो पेड़ की छाल से उन्होंने वो आकृति बनाई थी, तो वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, या खाली कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक। अगर वो जीवित कोशिका की खोज पूछे, जीवित कोशिका का मतलब जैसे बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया में अपनी कोशिका होती है। जीवित कोशिका की खोज अगर वो आपसे पूछता है तो आपको ल्यूवेनहॉक वहां लगाना है। इसीलिए मैंने ये उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, क्योंकि जीवाणु एक जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका होने के साथ साथ जीवाणु की खोज करी है ल्यूवेनहॉक ने, तो इसी तरीके से जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? ल्यूवेनहॉक ने। अगर पेपर में जीवित कोशिका पूछता है तो ल्यूवेनहॉक, खाली कोशिका पूछता है तो रॉबर्ट हॉक। ठीक है। अब जीवाणु, विषाणु में कोई अपनी कोशिका नहीं थी, लेकिन जीवाणु में अपनी कोशिका होती है। कैसे है जीवाणु? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। जीवाणु कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, मतलब एक कोशिका होती है जीवाणु में अपनी। ठीक है। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, जिसमें नाभिक नहीं होता है। जीवाणु में नाभिक नहीं होता है। कैसी कोशिका है जीवाणु? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बताया था। यूकैरियोटिक जिसमें नाभिक होता है, और प्रोकैरियोटिक जिसमें नाभिक नहीं होता है। तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है और इसमें नाभिक नहीं होता है। ठीक है। अब आगे, जीवाणु की खोज करी ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन नाम जीवाणु किसने दिया? नाम जो दिया वो एहरवर्ग ने दिया। एहरवर्ग। जीवाणु का नाम जीवाणु किसने रखा? एहरवर्ग ने। खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। जीवाणु कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। ये आरपीएफ मतलब आरआरबी जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं ना पहले, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, उनमें पूछी गई थ्योरी है कि जीवाणु कैसा जीव है? एक कोशिकीय, अकोशिकीय, द्विकोशिकीय या अनेक कोशिकीय। तो कैसा जीव है जीवाणु? एक कोशिकीय। तभी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी यहां लिखा जा रहा है ना कहीं आया हुआ है, तभी वो यहां लिखा जा रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे जीवाणु किस किस चीज में सहायक है। तो पहली बात, जो अल्कोहल बनती है, अल्कोहल किण्वन विधि से। कौन सी विधि से? अल्कोहल कौन सी विधि से? किण्वन विधि से जो अल्कोहल मतलब जो शराब बनती है, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? जीवाणु द्वारा। जीवाणु किण्वन विधि से क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब दूध है, दूध से बनता है दही। ठीक है। दूध से दही बनता है। दूध से जो दही बन रहा है ना, वो कौन से जीवाणु के द्वारा बन रहा है? एक जीवाणु होता है दूध में जिसका नाम है लैक्टिक वेसिलियस। लैक्टिक वेसिलियस जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु दूध से दही बना देता है? तो लैक्टिक वेसिलियस जीवाणु है जो दूध से दही बना देता है। ठीक है। अब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, सभी समझ रहे होंगे जीवाणु का मतलब। तो अब हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग। एक चीज और, इससे पहले एक चीज और जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक होता है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु ये क्या करता है? दाल के पौधों में ये होता है। दाल के पौधों में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसको ये नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में। और ये बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर सेट में, शायद आरडब्ल्यू एग्जाम्पल पे आप लगा चुके हो कि राइजोबियम जीवाणु जो कि दाल के पौधे में पाया जाता है, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे किस में परिवर्तित करता है? नाइट्रेट में। और ये क्या होती है? ये बहुत उपजाऊ होती है, उपजाऊ। इससे क्या होता है? इससे खेती की उपज ज्यादा हो जाती है। ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देता है राइजोबियम जीवाणु? जो कि दाल के पौधों में पाया जाता है, नाइट्रेट में, जो कि खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है। ये तीन जीवाणु के बारे में, ये तीन चार चीजें आपने देख ली। अब देखो,
जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जनित रोग। विषाणु से होने वाले रोग आपने देख लिए थे, अब हम जीवाणु से होने वाले रोग देखेंगे जो कि पेपरों में डायरेक्ट आता है। पहला टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। किससे होता है? जीवाणु से होता है। और जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। जो जीवाणु है उसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। पेपर में नाम पूछ लेते हैं कि टीबी कौन से जीवाणु से होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है जिससे क्या होता है? टीबी होती है। और टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग फेफड़े। फेफड़े अंग भी पूछे जा रहे हैं आजकल कि कौन सा अंग प्रभावित होता है टीबी से, तो फेफड़े। और टीबी कैसा रोग है? संक्रामक है ये। टीबी कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है टीबी। जैसे किसी को टीबी है और उसने खांसा, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, तो तुम्हें भी टीबी हो सकती है। ठीक है। अब टीबी के बाद जो बैक्टीरिया है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और इसमें भी फेफड़ों पे ही असर पड़ता है। फेफड़ों पे किससे होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है न्यूमोनिया। और जो इसका जीवाणु है उसका नाम है न्यूमोनी। न्यूमोनी जीवाणु। निमोनिया कौन से जीवाणु से होता है? न्यूमोनी जीवाणु से होता है निमोनिया। ठीक। अब निमोनिया के बाद जो अगला है इंपॉर्टेंट, वो है हमारा कौन सा? टिटनेस। टिटनेस। टिटनेस में कौन सा अंग खराब होता है? टिटनेस। टिटनेस कौन से जीवाणु से हो रहा है? टिटनेस में हमारा अंग खराब होता है। टिटनेस क्या है? टिटनेस जैसे हमारे किसी हाथ में लगी कोई जंग वाला पदार्थ लग गया हाथ में, और फिर हमारे हाथ में या उंगली में टिटनेस बन जाती है। तो टिटनेस जो जीवाणु है इसका नाम है टिटेनी। पूरा नाम एक बार में देख लो। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है एक, जिससे क्या होता है? टिटनेस होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। खाली आप टिटेनी याद रखना, टिटेनी जीवाणु से होता है टिटनेस। जब भी क्वेश्चन ऑप्शन में अगर आएगा तो टिटेनी ऑप्शन में होगा जरूर पीछे। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है हमारा टिटनेस। निमोनिया जिससे फेफड़े खराब होते हैं, बैक्टीरिया से होता है न्यूमोनी बैक्टीरिया। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है टीबी। और जीवाणु से तीसरा जो होने वाला रोग है वो है हमारा टिटनेस। टिटनेस के बाद हैजा। हैजा भी किससे होता है? जीवाणु से ही होता है हैजा। तो हैजा कौन से जीवाणु से होता है? विब्रिया कॉलेरी। विब्रिया कॉलेरी से होता है कौन सा? हैजा। और हैजा में क्या इफेक्टेड होता है? हमारी आंत। आंत इफेक्टेड होती है हैजा में। और ये पेपरों में क्वेश्चन आता भी है। जैसे मक्खी है, मक्खी किसी गंदगी के पे बैठ के आई और उस गंदगी में कौन सा जीवाणु है? कॉलेरी। कॉलेरी बैक्टीरिया मक्खी के अंदर आ गया और उसने आके हमारे खाने पे वो बैठ गई, हमने वो खाना खा लिया, तो हमें हैजा हो जाएगा। ठीक है। तो हैजा होता है किससे? विब्रिया कॉलेरी जीवाणु से होता है हमारा हैजा, जिससे आंत हमारी प्रभावित हो जाती है। अब इसके बाद आपने एक रोग देखा होगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स या काली खांसी। काली खांसी। एंथ्रेक्स और काली खांसी ये भी दोनों जीवाणु से होते हैं। और ये पेपर सेटों में बहुत मिलते हैं। ये बहुत मिलते हैं पेपर सेटों में कि एंथ्रेक्स या काली खांसी किससे होता है? तो जीवाणु से होते हैं एंथ्रेक्स और
काली खांसी, ये दोनों रोग ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया से ही होते हैं। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा बहुत देखा होगा नाम, एक टाइम पे पेपरों में आया भी था और रेलवे में मेरे ही एग्जाम में था ये। ट्रैकोमा ये भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है ट्रैकोमा। और इसमें क्या खराब होता है? आंख, आंख खराब हो जाती है इसमें, आंख, आंखों से संबंधित है ये ट्रैकोमा। पेपर में यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है, तो ट्रैकोमा। और ये एक संक्रामक रोग है, संक्रामक, संक्रामक मतलब जो एक से दूसरे में फैले, वो है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। तो ट्रैकोमा संक्रामक रोग है, जीवाणु से होता है ये, ठीक है। अब अगर वो पूछे कि हैजा कैसा रोग है, तो हैजा भी संक्रामक में ही आएगा। क्यों? जैसे मुझे हैजा है और मैंने कोई खाना खाया, मैंने वो कटोरी जैसे चम्मच झूठी कर दी और वही चम्मच किसी दूसरे ने खा ली, तो मेरे जो बैक्टीरिया है जो मेरे अंदर शरीर में है वो दूसरे के शरीर में चले जाएंगे और हैजा भी इसी तरीके से संक्रामक हो जाएगा। ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा था, वो मैं क्लास के लास्ट में आपसे पूछूंगा और आप आंसर उसका दोगे, ठीक है। ये जो रोग थे ये जीवाणु जनित रोग थे, जिसमें हमने ट्रैकोमा पढ़ा, हमने टिटनेस पढ़ा, हमने हैजा पढ़ा, हमने टीबी पढ़ा, हमने एंथ्रेक्स पढ़ा, हमने काली खांसी पढ़ा, हमने और कौन सा देखा था? ट्रैकोमा देखा था, और हमने निमोनिया देखा था। तो ये वो रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। और आपने एक और देखा होगा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, या जिसे बोलते हैं कोढ़, जैसे एलर्जी टाइप की हो जाती है किसी की, तो ये एलर्जी ये भी जीवाणु से ही होती है, ये भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। अब ये वो रोग थे जो हमारे शरीर में जीवाणु के द्वारा हो रहे थे और डायरेक्ट पेपरों में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ रोग ऐसे हैं जो मच्छरों से होते हैं, मच्छरों से होते हैं, जिन्हें बोला जाता है प्रोटोजोआ से होने वाले। कुछ रोग हैं जो मच्छरों से होते हैं, लेकिन मच्छर ऑप्शन ना देके वो आपको देगा प्रोटोजोआ। मतलब जैसे मलेरिया है, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? मच्छर से, मच्छर से होता है मलेरिया, सभी को पता है। लेकिन जब अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था, और आजकल नॉर्मल आप सेट लगा रहे हो उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ मलेरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो वो ऑप्शन देगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या कोई चौथा ऑप्शन और दे देगा। तो मच्छर उसमें ऑप्शन में नहीं रहता है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि मच्छर है एक मादा एनाफिलीज, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये कहीं पानी पे बैठी, मच्छर अधिकतर नालियों में बैठे रहते हैं, और वहां पानी में एक जीवाणु रहता है, वो प्रोटोजोआ रहता है, जिसका नाम है कौन सा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इस मादा एनाफिलीज के अंदर चला गया और फिर इसने किसी आदमी को काट लिया, तो उसे हो जाता है मलेरिया। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इसी वजह से मच्छर अब ऑप्शन में आना बंद हो गया है, क्योंकि जो मेन रीजन है वो है प्रोटोजोआ, जो इस मच्छर के अंदर गया और इस मच्छर ने जब आदमी को काटा तो उसे मलेरिया हो गया। तो आपने पेपर सेट लगाए होंगे या आप भी कभी भी लगाओगे, और ऑप्शन आपके पास अगर मच्छर ना हो तो हमें लगाना है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। कौन सा मच्छर वाहक है मलेरिया का? तो वो है मादा एनाफिलीज, इसके काटने से ही हमें मलेरिया होगा, मादा एनाफिलीज के काटने से। और इस चीज की, मलेरिया की खोज किसने करी थी? मलेरिया की खोज करी थी रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की खोज पेपर में बहुत पूछी जाती है, तो मलेरिया की खोज किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, यह बात किसने बताई थी? चार्ल्स लेब्रोन, चार्ल्स लेब्रोन। दोनों में अंतर है। अगर पूछे कि मलेरिया की खोज किसने करी, तो मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने करी। अगर वो पूछे कि मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, ये बात किसने बताई है? ये बताई है चार्ल्स लेब्रोन ने। और मलेरिया फैलता किससे है? प्रोटोजोआ से, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अब
मलेरिया में दवा, जो कि इस बार पेट के पेपर में पूछा गया, पेट में, कि मलेरिया में दवा कौन से पेड़ से बनती है? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से दवा बनती है मलेरिया की, जिसका नाम है क्या? क्लोरोक्विनेन। क्लोरोक्विनेन एक दवा है जो सिनकोना एक पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है, और जो मलेरिया में, जो जिसे मलेरिया होगा उसकी दवा के रूप में यूज करी जाती है। सिनकोना की छाल से बनी हुई दवा क्लोरोक्विनेन, जो कि मलेरिया के इलाज में महत्वपूर्ण है। तो ये चीज थी जो मलेरिया से संबंधित आपसे कहीं भी पूछ सकता था। अब मैं एक तरफ लिखूंगा रोग, और एक तरफ लिखूंगा जो मच्छर जिनसे वो रोग फैल रहा है। पहला मलेरिया, कौन सा मच्छर फैला रहा है? मादा एनाफिलीज। ठीक है, ठीक। दूसरा जो सबसे खतरनाक है, डेंगू। कौन सा मच्छर फैलाता है? डेंगू, या दूसरा नाम चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया कौन सा मच्छर फैलाता है? एडीज एजिप्टाई। सबसे खतरनाक मच्छर है ये एडीज एजिप्टाई। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं, काले धब्बे, काले और सफेद धब्बे रहते हैं इनके शरीर पर। देखना कभी काले और सफेद धब्बे वाला मच्छर एडीज एजिप्टाई प्रजाति का होता है, और इन्हें वन मच्छर या टाइगर मच्छर भी कहते हैं। टाइगर मच्छर, वन मच्छर या टाइगर मच्छर भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। अब एक रोग है जापानी इन्फेटाइटिस नाम से। जापानी इन्फेटाइटिस, ये एक रोग है जिसे बोलते हैं दिमागी बुखार। दिमागी बुखार, जापानी इन्फेटाइटिस, जिसे बोलते हैं दिमागी बुखार या फाइलेरिया। ये कौन से मच्छर से होता है? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर। अगर पूछे डेंगू कौन से मच्छर से हो रहा है तो एडीज एजिप्टाई, पेपर में आता है डायरेक्ट। मलेरिया मादा एनाफिलीज, फाइलेरिया या जापानी इन्फेटाइटिस जो कि दिमागी बुखार कहलाता है, तो ये है क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है। अब इसके बाद इतना देख लिया आपने, प्रोटोजोआ या मच्छर से होने वाले रोग जो मैंने आपको बताए वो ये है जो डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब मेरी क्लासें पूरी हो जाएंगी ना जीएस की, अभी तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पुलिस में है जिनके चैनल हैं ऑलरेडी, वो केवल यही सूचना देते हैं कि आज फॉर्म आ गया, कि ये फॉर्म आ गया, कि ऐसे इतनी तारीख है, रियल है या फेक है एग्जाम की डेट। तो मतलब वैसा वो कुछ मटेरियल नहीं देते। आज तुम पहला ऐसा इंसान मुझे देखे होंगे कि जो आपको पढ़ाई का एक सटीक मटेरियल दे रहा है, वो पूरी आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा है। जैसे जीएस में आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चीज मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। पहला बंदा कांस्टेबल होते हुए शायद मुझे लग रहा है कि मैं आपको पूरी इतनी जानकारी दे पा रहा हूँ, वरना सबके चैनल बस इसी चीज के लिए है कि कौन सी नोटिफिकेशन कब आ गई, वो सब आप कहीं और से देख ही लेते हो। इसीलिए मेरे चैनल में ना तो कोई शॉर्ट वीडियो है, ना ही मेरे चैनल पे कोई भी ऐसी अपडेट है कि ये फॉर्म आ गए कि वो फॉर्म आ गए, क्योंकि उन चीजों को बताने के लिए बहुत लोग हैं। आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मैं हूँ, तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जिस दिन आपकी जीएस की क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब 15 जून तक का मेरा टारगेट है कि मैं 15 जून तक खत्म कर दूंगा। 15 जून के बाद आप चाहे तो आरडब्ल्यूए से पेपर सेट लगा लेना, चाहे आप एग्जामपुर से पेपर सेट लगा लेना। 38 में से अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही ना हो तब आप बताना, आपको खुद फील होगा कि वो पेपर सेट खुद आपने बनाए हैं, ना कि वहां के एग्जामिनर ने बनाए। इस बात की मेरी गारंटी है। जो लोग लगा रहे होंगे अब पेपर सेट और जिन्होंने पुरानी क्लासें कर ली हैं, वो आराम से 30 के आसपास जा रहे होंगे, अब भी 28 से 30 वो ला रहे होंगे। एक भाई है जिसका मैसेज आया जो कि ऑलरेडी सीआईएसएफ में है, अंकित यादव नाम है उसका, वो सीआईएसएफ में है और वो क्लासें देखता है मेरी, वो आगे की अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट है कि एक
सेलेक्टेड बंदा जो कि खुद उतने ही पे ग्रेड पे है जितने पे मैं हूँ, वो मेरी क्लासेस देख के अगर उसका कुछ ठीक हो रहा है तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब हम कुछ ऐसे रोग देखेंगे जो कि वंशानुगत रोग है और डायरेक्ट पेपरों में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है। उससे पहले एक रोग देख लो, मधुमेह। मधुमेह ये क्या है? इंसुलिन की कमी से होता है। एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन होता है हमारे शरीर में, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज हमें हो जाता है। और ये इंसुलिन कहां पाया जाता है? अग्नाशय में। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में। अग्नाशय हमारे शरीर में एक पार्ट है, वहां ये पाया जाता है मधुमेह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हर पेपर सेट का। दो क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मधुमेह कौन से हार्मोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। कहां पाया जाता है इंसुलिन? अग्नाशय में इंसुलिन पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, पीलिया है हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग खराब हो जाता है? यकृत। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप हर जगह कहीं ना कहीं ये दो क्वेश्चन आप जरूर देखते होंगे। ठीक है, अब हम वो रोग देखेंगे जो कि वंशानुगत रोग है। वंशानुगत, इसमें पहला रोग आएगा हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पहला रोग है हमारा इसमें, हीमोफीलिया वंशानुगत रोगों में। और जिसका दूसरा नाम हम इसे बोलते हैं क्रिसमस रोग, या हम इसे कह सकते हैं तीसरा नाम हम अगर हम इसे देना चाहें तो रॉयल ब्लीडर रोग। रॉयल ब्लीडर रोग, ये तीन नाम हम इसे दे सकते हैं। अगर आपसे पूछेंगे क्रिसमस रोग, हीमोफीलिया या रॉयल ब्लीडर रोग, तो ये है, ये वंशानुगत रोग है। रॉयल ब्लीडर इसे नाम क्यों दिया गया? ब्रिटेन की जो महारानी थी उनमें ये रोग था। और हीमोफीलिया जो रोग है वो वोमेन में ही होता है। वोमेन में ये रोग होता है। और ये एक वंशानुगत रोग है। जैसे अगर मेरी मम्मी को ये रोग है तो हो सकता है कि मुझे या मेरे भाई बहन को भी ये रोग हो सकता है, क्योंकि ये वंशानुगत रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है। जीन जो मैंने आपको पढ़ाया था, जीन सब आनुवंशिकता की जो इकाई था, वही जीन, उसी की वजह से ये वंशानुगत रोग है। ठीक है, वोमेन में ये होता है हीमोफीलिया। ब्रिटेन की जो महारानी थी उनमें ये रोग था, इसीलिए इसे रॉयल ब्लीडर रोग भी बोला जाता है। क्या होता है इसमें? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता है। मान लो अगर हमारे चोट लगी और अगर हीमोफीलिया किसी को है और उसके चोट लगी तो उसका ब्लड बहता रहेगा, ब्लड उसका रुकेगा नहीं। तो इसलिए हीमोफीलिया जो बीमारी है ये वंशानुगत है और बहुत खतरनाक बीमारी है। दूसरा रोग जो कि वंशानुगत है वो है हमारा क्या? दूसरा रोग जो कि वंशानुगत है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपने सुना होगा, ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया ये भी कैसा रोग है? वंशानुगत है। ल्यूकीमिया कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है? शरीर में कौन सी सेल्स ज्यादा हो जाती हैं? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल बॉडी में ज्यादा हो जाती है, जिन्हें बोलते हैं सफेद रक्त कोशिका। जिसके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं, उसे ल्यूकीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर एक वंशानुगत रोग है और ब्लड कैंसर होने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ल्यूकीमिया और हीमोफीलिया ये दो ऐसे रोग हैं जो कि वंशानुगत रोग हैं। एक रोग है अस्थमा। अस्थमा ये भी वंशानुगत है। अस्थमा ये वंशानुगत रोग है, लेकिन अस्थमा संक्रामक नहीं है। अस्थमा संक्रामक नहीं है। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा को अगर हम दूसरा नाम दे दें तो दमा। दमा जैसे किसी की जो सांस उखड़ती है, सांस का उखड़ना,
सांस का उखड़ना। ठीक है, तो ये अस्थमा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया था ईपीएफओ के में, यही आया था। ईपीएफओ में क्वेश्चन आया निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। पहला ऑप्शन टीबी, टीबी या तपेदिक, तपेदिक लिखा था उसमें, टीबी नहीं लिखा था, तपेदिक लिखा था खाली। दूसरा ऑप्शन हैजा, तीसरा ऑप्शन कोरोना और चौथा ऑप्शन दमा या अस्थमा। अब आप कौन सा आंसर लगाएंगे ये आप बता देना कमेंट में। ये क्वेश्चन है ईपीएफओ में आया था एसएसए के एग्जाम में, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसका मैंने रिजल्ट आपके लिए डाल रखा है अपने चैनल पे, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन था जीएस का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, तो जो हमारा कौन सा रोग संक्रामक नहीं है ये आप बताएंगे। मैंने आपको पूरी चीजें बताई दी हैं, कमेंट में आप बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो विषाणु, जीवाणु और रोग से आपके कहीं भी आ सकते हैं। उम्मीद है कि क्लास को लेने के बाद अब आपका कहीं भी इनसे आया हुआ क्वेश्चन गलत होगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बायोलॉजी जितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप कमेंट में बताना कि तरीका आपको कितना अच्छा लग रहा है, चीजें आपको याद हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। जय हिंद।